हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में स्वागत है। हम आपके लिए समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं और उसी कड़ी से ले रहे हैं हम आपके लिए कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो भर्ती प्रक्रिया होना है अप्रैल 2024 में जो उसका नोटिफिकेशन आना है, तो उसकी तैयारी है। तो हम आपके लिए जीकेजीएस के पोर्शन को भी कवर करवा रहा हूँ मैं। जीकेजीएस पिछले साल के एग्जाम को जो भर्ती परीक्षा हुआ था उसके प्रश्न उठाएंगे हम। 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो पेपर हुआ था तो हम वहाँ से प्रश्नों को उठा के आपको हल करवाएंगे। तो 2019 के जो पेपर है पिछले साल के, वहाँ के प्रश्न रहेंगे। मैथ्स अलग रहेगा, रीजनिंग अलग रहेगा, जीकेजीएस अलग रहेगा। तो आपको विदित होनी चाहिए पूरा पेपर 120 नंबर का होना है। 50 का जीकेजीएस है और 35 का मैथ्स है और 35 का आपका रीजनिंग रहेगा। तो हम आपको पिछले साल के एग्जाम के प्रश्न उठा के हल करवा रहे हैं। तो उसी कड़ी को बढ़ाते मैं आपको पहला वीडियो ले रहा हूँ जीकेजीएस का, इसमें आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि 50 प्रश्न पिछले एग्जाम में किस प्रकार से पूछा था। हो सकता है आने वाला प्रश्न उसी से रिलेटिव प्रश्न पूछ ले। तो आप देख सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 2019 वाला है और पेपर हुआ था 5 जनवरी 2019 को। ठीक है, वहाँ से हम प्रश्न उठा रहे हैं आपके लिए। तो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाते रहें। उसी हिसाब से हम आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो वैकेंसी आया है नोटिफिकेशन रूप में भी, बट मेन वेबसाइट पर अभी आया नहीं है, बट आने वाला है और 15 अप्रैल से इसका फॉर्म अप्लाई होने चालू हो जाएगा जो मई तक चलेगा। तो उसकी तैयारी के लिए आप पहले से लगातार बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए हम आपको पिछले साल एग्जाम के प्रश्न उठा करवा रहे हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके लिए जीकेजीएस का 50 प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या लिखा है। पहले प्रश्न की बात करें अगर हम, तो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो समस्त प्रश्न आपके 50-50 सेट वाला एक वीडियो रहेगा और पिछले एग्जाम से उठा के प्रश्न आएंगे, ध्यान रख। ठीक है, आप लोग समझना है, इस प्रकार से पूछ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार से कोई इस रिलेटिव प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन हमारे पास दिया, पहला उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दूसरा, भावी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना। थर्ड नंबर का है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। अगला है चौथा ऑप्शन, प्रौद्योगिकी और उद्भावन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो आप लोग बताइए क्या लगाते हैं आप लोग आंसर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना था। इस मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। तो आप आसानी से व्यवसाय कर सकते हो, इसकी जानकारी आपको मेमोरेंडम उद्देश्य में कहा गया है। तो इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट। ठीक है, इस प्रकार हम सेकंड प्रश्न लेते हैं आपके लिए अब। तो सेकंड प्रश्न आप दिखाई दे रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है। यह प्रश्न आपको विविध मिल जाएगा और आपका भूगोल में यह प्रश्न है। ठीक है, ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग और किसको जोड़ता है, तो आप बताएं ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो सकता है, बताइए। तो आप बताना चाहेंगे ऑप्शन का डी ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन डी व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है ट्रांस साइबेरिया रेलवे मार्ग। ठीक है, तो सेकंड प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार पिछले एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, थर्ड प्रश्न, महमूद बेगम किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। महमूद बेगदा किस क्षेत्र के साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों बंगाल। ठीक है, तो महमूद बेगदा की बात करें तो बंगाल क्षेत्र के प्रसिद्ध सुल्तान हुआ करते थे। चौथा प्रश्न आप बताइए, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, और जीएसटी सबको विदित होनी चाहिए, जब जीएसटी लागू हुआ था तो बहुत प्रसिद्ध है उस समय जी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ समझेंगे, सही है अलग होता, सही नहीं है बात अलग है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन ए कहता है अंतर्राज्यीय और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरा, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा
समाप्त कर दी गई। अगला, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष के लिए मुआवजा मिलेगा। ऑप्शन डी कहता है जीएसटी वेट विधि द्वारा एकत्रित किया जाएगा। तो चौथा का ऑप्शन आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। जीएसटी के संबंध में कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है विद्यार्थियों, क्या विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। बाकी सब जीएसटी नियम से संबंधित हैं। ऑप्शन बी ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो 5वां प्रश्न का बताइए। यहाँ भूगोल, इतिहास, राजनीति, साइंस सभी प्रश्न शामिल रहेंगे 50 प्रश्नों, ठीक है। तो आप साइंस के प्रश्न आप देख सकते हो। 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 5वां नंबर का, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। गतिज श्यानता इकाई क्या, कैंडेला, वाइज, वाट, पास्कल। बताइए 5वां का राइट आंसर क्या होगा। तो वाट शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है, ठीक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है। तो पॉइज आपका राइट आंसर होनी चाहिए। ऐसे अगर आप छांट भी पा रहे हो तो भी आंसर बता पाओगे, अगर आपको आदत नहीं है तो, ठीक है। तो इसे 5वें का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, एक 6वां प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस वाले प्रश्न की जानकारी अगर पूछा जाए तो पहले भी अनेक एग्जाम पूछ चुका है। द डार्क महाद्वीप के नाम से बताइए। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कौन सा महाद्वीप। 6वें का आंसर बोले आप लोग। तो हम कहेंगे द डार्क महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा कौन कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो डार्क महाद्वीप के नाम से मशहूर कौन है, अफ्रीका महाद्वीप, इन्हें याद रखेंगे 6वां का। अगला 7वां प्रश्न आप देख लीजिए। चलिए 7वां प्रश्न की बात करें अगर हम, तुम पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ की निचला सतह और घाटियों की रेतीली जो मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है, जो बोल रहा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए क्या होगा। तो 7वें प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट है, प्लेसर डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट इसका राइट आंसर है। 7वां का भी है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा हार्ड होते हैं, बट कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सरल लगेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप देखिए 8 नंबर का। इसको भी एग्जाम पूछ चुका, पहली बात कई बार ध्यान रखें, भूगोल वाले विद्यार्थी जानते होंगे। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड 8वां का आंसर क्या होगा बताओ। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो ये महाद्वीपों के नाम है। तो ग्रीनलैंड हमारे उत्तरी अमेरिका में आता है। तो 8वां का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगली बार अगर पूछता तो आप आसानी से बता पाओगे। ग्रीनलैंड हमारे उत्तरी अमेरिका में आता है। और हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप आपको विदित होनी चाहिए, ठीक है। तो संपूर्ण विश्व के भूभाग को 7 भूमि पर बांटा गया, जिनका नाम क्या रखा गया, महाद्वीप। इस प्रकार 8 प्रश्न आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न लीजिए आप लोग, 9वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 9वां, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक मतलब वर्तमान में जो ओलंपिक खेल है, और ओलंपिक खेल विश्व जगत का सबसे बड़ा खेल महोत्सव माना जाता है, इस बात को ना भूलें, ठीक है। जो 1894 से चालू हुआ है। और हमारा भारत 1900, और ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल में होता है। और भारत देश 1900 से शामिल हुआ है, मतलब सेकेंड ओलंपिक खेल से भारत शामिल हुआ। 1896 से 1896 से चालू हुआ है कौन, ओलंपिक खेल, और 1900 से भारत शामिल हुआ है। लेकिन यहाँ पूछ रहा आधुनिक ओलंपिक खेल जो होता है 16 दिन के लिए आयोजित, ठीक है। तो इस 9वें का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर देखिए। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। मतलब किस नदी द्वारा, बीहड़ मतलब क्या, खंडहर, जो नदियां होती हैं, जो पानी, नदी के जो पानी होता है, पानी बहाव का क्या होता है, मिट्टी को खोद दिया जाता है और वहाँ गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं माना जाए, तो आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, तो आप इसे भली भांति परिचित होंगे। पेरियार तो आप केरल में है, चंबल और कावेरी और वैगई नदी। तो यहाँ राइट आंसर है चंबल नदी। जो चंबल नदी है ना, यह भारत के मध्य प्रदेश के
उत्तरी इलाके में बहती है चंबल नदी। और चंबल नदी का जो जल बहाव है इतना बहाव तेज रहता है कि अपने सामने आने वाली मिट्टी को बहा के लेके चलती है और कटाव या गड्ढे बना दे, जिसे हम बीहड़ कहा जाता है। तो भारत की किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं बीहड़? तो कहेंगे आप चंबल। ठीक है, इस प्रकार 10वां का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न 11 नंबर, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको विदित होनी चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा हमारे भारत देश यानी एशिया महाद्वीप में स्थित भारत देश में एक स्थान है मेघालय का, जिसका नाम क्या है? मौसिनराम। यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। ठीक है, तो इस 11वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा, याद रखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा किस देश में बोले तो भारत बोलेंगे, और राज्य की बात कर असम करें, और असम का स्थान क्या है? मौसिनराम। तो 11वां का ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 12 प्रश्न क्या कहता है? 12 प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपको विदित होगा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो संबंध होते हैं उनको स्थापित करने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे। यहाँ दिया भी रखा। प्रथम 3 सदस्य हुआ करते थे, उनमें एक प्रमुख व्यक्ति था, और आप विदित होनी चाहिए, जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है जो अध्यक्षता करता है उसी के नाम पर आयोग बना दिया जाता है। तो यहाँ आरएस सरकारिया आयोग इसके नाम से मशहूर है। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन डी है। इसको कई बार पूछ चुका है। तो केंद्र और राज्य के संबंध को निर्धारित करने के लिए 3 लोगों वाली एक समिति बनाई गई थी, जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आरएस सरकारिया। तो इसका नाम पड़ा गया सरकारिया आयोग। तो अगर पूछा जाए केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दर्शाने वाला आयोग का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? सरकारिया आयोग। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आरएस सरकारिया। उन्हीं के नाम पर आयोग का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर, ध्यान रखें विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न अगर दोबारा आता है या रिलेटिव प्रश्न आता है तो आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को समझें कि हाँ पिछले एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न आया था, हो सकता आने वाले में एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न आ जाए। तो 13 नंबर प्रश्न देख सकते, रिले शब्द खाली स्थान से संबंधित है। रिले शब्द, तो आपके पास थ्रोइंग, रनिंग, फेंसिंग और वेट लिफ्टिंग, बताइए। तो 13 प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या होनी चाहिए? बी, रनिंग। रिले होता है, रिले शब्द का संबंध रनिंग से संबंधित है, रनिंग में दौड़ से संबंधित। ठीक है, तो 13 प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है। तो हमें रिले शब्द, तो हमें खेल से संबंधित शब्द पढ़ना पड़ेगा। हमें 13 प्रश्न बता रहा है नहीं, अगर 2019 में रिले मतलब होता है रनिंग से संबंधित शब्द है, तो हमें इस प्रयास करना कि इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ें। हम आपको कवर करवाएंगे, ऐसी बात नहीं, हम कवर बहुत से टॉपिक जी की कवर करवा रहे हैं, खेल भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 14 का आंसर आपको विदित होनी चाहिए अगर आप संविधान पढ़ रहे हो। तो संविधान का प्रश्न है, विद्यार्थी ध्यान रखें जी। चलिए, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, ना कि 21, ना कि 24, ना कि 26, ना कि 22 भाषा स्वीकृत हैं। सर्वप्रथम 14 भाषाएं थी, फिर बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव त्योहार मनाता है? यह तो पिछले अनेक एग्जाम में आ चुका है, ऐसे नहीं आरआरबी की बात करें। ठीक है, अनेक एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है बताए? मणिपुर, नागालैंड, असम, सिक्किम। और जो ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी राज्य कहाँ पड़ते हैं? यहाँ आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो आप क्या बोलेंगे? हॉर्नबिल महोत्सव होता है नागालैंड। और इसकी राजधानी कोई बताएगा? बताएं, आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, असम की दिसपुर, मणिपुर की क्या इम्फाल है, और नागालैंड की बताइए, आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हमारे भारत देश के नागालैंड राज्य में किया जाता है, जिसकी राजधानी आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार तो 15 प्रश्न आप देख चुके हैं। 16 प्रश्न देख लिया आपको। 16 प्रश्न कहता है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 789। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो 16वां का ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी।
280 अनुच्छेद में कहा गया है एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग सीधी बात कहा जाए तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 280। अगर 280 अनुच्छेद में पूछा जाए क्या, तो आप क्या बताएंगे? वित्त आयोग के स्थापित करने की जानकारी है। और वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक आयोग के रूप में माना जाता है। ठीक है, अर्धन्यायिक है। और 280 अनुच्छेद में क्या है? वित्त आयोग है। वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। और वित्त आयोग क्या होता? एक अर्धन्यायिक के निकाय के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, तो 16 का ऑप्शन भी राइट है। अगला, नीति आयोग, नीति NITI आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव और वित्त मंत्री। तो यहाँ बात करें नीति आयोग, यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा आयोग या संस्था होता है। तो केंद्र के केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधान मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना है। ठीक है, 2015 में। इस नीति आयोग का प्राचीन नाम हम कह सकते हैं योजना आयोग था। और योजना आयोग के स्थान पर ही क्या बनाया गया? नीति आयोग। और इसका प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? भारत देश का प्रधानमंत्री होगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही आपका क्या होगा? इसका मुखिया या का कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 18 नंबर देख लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? हम पुस्तक भी कवर करवाएंगे। अगर इस बार प्रश्न में पुस्तक पूछा हो सकता अगली बार पूछ ले, है कि नहीं? तो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है? कालिदास, वसुमित्र, महाकश्यप और वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, वात्स्यायन। अगला देखते हैं हम, चलिए। तो आप लोग विद्यार्थियों पढ़ते चलिएगा और देख चलिए। हाँ, इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा हो सकता अगली बार इसी टॉपिक से प्रश्न पूछ ले, तो आप वो सैटरडे करके पढ़ सकते हो, है कि नहीं? तो 19 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष देख सकते हो। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे मतलब अब आपका साइंस वाला प्रश्न आ गया। तो सभी प्रश्न यहाँ टॉपिक कवर होंगे। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोहान विल्हेम रिटर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट आंसर बताइए, ऑप्शन A, B, C, D क्या हो सकता है? 19 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट है। क्या है? विल्हेम कॉनरेड रोएंटजेन। ठीक है, आपके एक्सरे, आप एक्सरे करवाते हो ना, जब आपको चोट लग जाता है तो आप हड्डी में कहाँ चोट लगा है उसकी जानकारी पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे करता है। एक्सरे करने के बाद बताता है कि नहीं आपका हड्डी इधर थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो गया है, जो भी हो गया, टूट गया है। तो वो एक्सरे के माध्यम से ही बताते हैं। तो एक्सरे के जन्मदाता खोजकर्ता कौन है? विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन। इन्हें याद रखेंगे, अन्य कोई एग्जाम पूछ चुका है। और प्रश्न 20 की बात करें, प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। अब देखो, कॉमन सा प्रश्न है, जब कोई बड़ी सजा होगी, अगर बड़ी सजा को तुम हल्की मतलब होता है छोटी सजा में परिवर्तित करना कहलाएगा। लघुकरण, क्षमा, मोहलत, दंड विराम। बताइए क्या होगा ऑप्शन? आप बता सकते हो ना। लघुकरण मतलब होता है छोटा करना। तो ऑप्शन आपका 20 का बिल्कुल राइट ए होगा। एक बड़ी सजा को अगर छोटी सजा में बदल रहा है, मतलब लघु मतलब बड़ी से छोटी कर रहा है, लघु मतलब होता है छोटी, तो लघुकरण करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। किसकी बात करें तो क्या होगा? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेजेशन, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस और संकलन। तो साइंस के प्रश्न है, किसके बताइए क्या आंसर होगा? तो देखिए, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंधन बनाने की श्रृंखला विशेषता कहलाती श्रृंखलन। कार्बन में गुण पाया जाता है श्रृंखलन का, इसको याद रखेंगे। कार्बन में क्या कार्बन का एक गुण होता है श्रृंखलन का, जो आप विदित होनी चाहिए। ठीक है, तो वही क्या बोला? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाना। तो सहसंयोजक बंधन बनाता है वो, उसमें एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखला मतलब होता है चेन बनाने का, चेन बनाने गुण पाया जाता है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ। ठीक है, और 22 प्रश्न की बात करें तो इस 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और 22 प्रश्न की बात करें तो पहली अंतर्राष्ट्रीय
पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था? 22 प्रश्न, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1994, 1990, 1991, 1997 में। तो आंसर आपका क्या होगा? 22 का राइट आंसर है 1990 में। याद रखेंगे इसको, वर्ष 1990 में पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। अब 23 प्रश्न की बात करें हम तो चलिए बताइए आप लोग। 23 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो बताइए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस मंदिर के बारे में अनेकों बार एग्जाम पूछ चुका है। बताइए, लेपाक्षी मंदिर। 23 प्रश्न का आंसर बताइए, बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। जो लेपाक्षी मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? व्यक्तिगत खेल नहीं मतलब सिंगल खेल नहीं है, नहीं है बोल रहा, ठीक है। देखो, मैराथन अकेला खेल सकते हो, खो खो अकेला नहीं खेल सकते आप, स्प्रिंट अकेले खेल सकते हो, लंबे कूद अकेले। तो व्यक्तिगत खेल नहीं मतलब ऐसा खेल जो आप अकेले नहीं खेल सकते। दौड़ अकेले दौड़ सकते हो, लंबे कूद अकेले कर सकते हो, खो खो आप अकेले नहीं खेल सकते। यहाँ एक तरफ 9 खिलाड़ी की संख्या होती है। मैंने इस वाले टॉपिक को कवर करवा चुका हूँ, अभी वीडियो नहीं डला होगा, डल जाएगा, ठीक है। तो हम आपको वही टॉपिक लेंगे जो एग्जाम में पूछता है और लेता है। हम आज से एक प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ मतलब एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं अगर आपको विदित है तो आप यहाँ आंसर लगा सकते थे। 24 का ऑप्शन डी राइट होनी चाहिए कि नहीं, बताओ आप खुद सोच के बताइए ना। एकल खेल नहीं है, एकल खेल नहीं है, कौन नहीं है? खो खो। खो खो में 9 लोग रहेंगे तभी खेल पाओगे ना, बाकी में तो अकेले ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री किसने दिए थे? तो हम कहेंगे 25 का भी राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या हैं बताएं? उप प्रधानमंत्री। और इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला क्या प्रधानमंत्री है। इस प्रकार हमने 25 प्रश्न आप कवर करवाए हैं। और अगर यहाँ पर समय रहता तो हम 25 प्रश्न और ऐड कर देंगे, नहीं तो हम सेकेंड पार्ट में आपको 25 प्रश्न कवर करवाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।